तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित मैराथन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि वन लाइन क्वेश्चन पर आधारित होंगे, खास करके उन लोगों के लिए जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है उनके लिए, और जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो शुरू करेंगे आज के वन लाइन क्वेश्चन पर आधारित मैराथन क्लास गणित के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी के सभी वाले क्वेश्चन को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे, या फिर आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक्स कह रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कहाँ की बात कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक की बात कर रहा है। गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो गणित का महत्व होता है गणित शिक्षण का, व्यवहारिक होता है और सामाजिक होता है। अगर व्यवहारिक की बात किया जाए तो व्यवहारिक आपके परिवेश में बोले जाने वाले भाषाओं से होंगे। जैसे आप व्यवहारिक का मतलब होता है कि जब आप कहीं सब्जियां लेने जा रहे हैं तो उसका प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 का। और सामाजिक का मतलब होता है जो आपके समाज में चल रहे हैं उसके यहाँ पे गणित शिक्षण का प्रयोग करना। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पे तो व्यवहारिक होता है, यहाँ पे सामाजिक होता है, लेकिन उच्च स्तर यानी 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में आपकी जो यहाँ पे गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है ये मानसिक होता है और तार्किक होता है। मानसिक यानी बालक की जो सोचने की शक्ति उस पर निर्भर करती है और बालक किस प्रकार से सोचता है। तार्किक का मतलब ये होता है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि जो प्राथमिक स्तर होता है 1 से लेकर 5 तक, इसमें जो होता है आपका व्यवहारिक होता है और सामाजिक होता है। अगर वहीं पे उच्च स्तर की बात किया जाए 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में, इसमें जो गणित शिक्षण का महत्व होता है, उद्देश्य होता है, वो कैसा होता है, मानसिक होता है और तार्किक होता है। इतना याद रखिएगा। और तीसरा हमारा करा है गणित ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। तो याद रखिएगा गणित का प्रयोग जो होता है गणित के अलावा किस क्षेत्र में होता है, यहाँ पे विज्ञान क्षेत्र में होता है। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथावें टॉपिक में। चौथा हमारे यहाँ पे टॉपिक देखिए क्या करा है, ये करा है गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों यानी छात्रों को यहाँ पे होगा, छात्रों को यहाँ पे को ज़्यादा लाभ होता है। संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाकर उसको बताना। जैसे अगर हम कहेंगे यहाँ पे त्रिभुज बताना है तो त्रिभुज का जो चित्र है उसे बनाएंगे और बना के इसके सभी भागों को बताएंगे, तो बालक उसे देखकर अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है कि गणित शिक्षण किस विधि के द्वारा कमजोर जो छात्र हैं जिनको गणित नहीं आती है उन कमजोर छात्रों को यहाँ पे ज़्यादा लाभ होता है, तो यहाँ पे आएगा विश्लेषण विधि के द्वारा। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें टॉपिक्स पे। 5वां टॉपिक्स हमारा ये कह रहा है कि किस विधि द्वारा यहाँ पे जो छात्र होते हैं उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और यहाँ पे निरूपता उत्पन्न की जा सकती है। तो आगमन विधि, यहाँ पे जो हाथों हो गया है यहाँ पे छात्रों होगा। इतना याद रखिएगा। टाइप करते समय यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। तो कह रहा है किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निरूपता उत्पन्न की जा सकती है। तो आगमन, आगमन का भी मतलब होता है कोई चीज़ दिखाकर। जैसे हम कह देंगे कि बालक को 2 + 2 कितना होगा, तो बालक कहेगा 4, इसे देख कर लिख रहेगा। लेकिन अगर हम वही मौखिक बोलेंगे कि आप लिखो 3 + यहाँ पे 3, तो बालक एक बार सोचेगा, ठीक है, सोचेगा, उसमें गलतियां भी कर सकता है। तो सबसे पहले वहाँ पे 6 की जगह 7 भी लिख सकता है, लेकिन 6 ही होगा। तो यहाँ पे आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और यहाँ पे निरूपता उत्पन्न की जा सकती है। तो आगमन, आगमन का मतलब होता है कोई वस्तु दिखाकर उस पर बताना। और यहाँ पे छठा हमारा देखिए क्या कर रहा है, छठा प्रश्न ये टॉपिक्स कर रहा है कि गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो जो गणित की प्रकृति होती है ये कैसी होनी चाहिए, आपकी तार्किक होनी चाहिए। तार्किक होनी चाहिए जिसमें बालक क्या करे, तर्क यानी विचार कर सके, उसके आधार पर होनी चाहिए गणित की प्रवृत्ति। जैसे हम कहें अगर ये बताओ कि 3 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो यहाँ पे, तो अभिसारी चिंतन होगा। जो बालक होगा वो कहेगा कि हम कई तरीके से लिखते हैं, 0 + यहाँ पे 3 कर सकते हैं, या फिर कहेगा कि 2 + 1 कर सकते हैं, या फिर कहेगा कि यहाँ पे हम 3 + 1 कर सकते हैं। तो ऐसे करके बालक कई तरीके से उत्तर दे सकता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें 7वें टॉपिक्स की, तो 7वां टॉपिक्स कह रहा है कि उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे जो अंतर होता है ये उद्देश्य क्या होता है। जो उपलब्ध परीक्षण होता है तुरंत होता है, नैदानिक परीक्षण जो होता है तार्किक होता है। इसमें क्या होता है अंतर, यहाँ पे उद्देश्य का होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर वहीं पे अगर हम बात करें इसे साधारण तरीके से समझने का, तो उपलब्ध मतलब होता है यहाँ पे उदाहरण, और यहाँ पे नैदानिक का मतलब होता है नियम। इतना याद रखिएगा। इसमें जो होता है आपका क्या अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स कह रहा कि 8वां हमारा कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जो शून्य का है सबसे पहले किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। इतना याद रखिएगा। यहाँ पे गुष्ट हो गया लेकिन यहाँ पे रहेगा गुप्त, ब्रह्मगुप्त ने किया था। अगर वहीं पे 9वें प्रश्न की बात करें टॉपिक्स की, तो शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे अंतर समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहा है कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले
पहले किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। और शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था। इतना आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपको प्रश्न फंसा सकता है। शून्य का प्रयोग करने की बात करेगा तो ब्रह्मगुप्त, शून्य की खोज करने की अगर बात करेगा तो आर्यभट्ट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें टॉपिक से। 10वां टॉपिक तो और भी बेहतर है। ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10वां हमारा क्या करा है? 10वां ये करा है कि दो अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे मस होगा। मस होता है सदैव क्या होता है? सदैव एक होता है। ये इतना याद रखिएगा। जो दो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका मस जो होता है सदैव क्या होता है? एक होता है। अगर वही 11वें प्रश्न की बात करें, टॉपिक्स की बात करें तो अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जो अंक गणित होता है मतलब 1 से लेकर 9 तक, इसके आगे जो होता है आप 0 लगा के इसकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो परीक्षण यहाँ पे शिक्षण होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो आपका होता है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। क्योंकि आप जाते हैं लेन देन में इसका प्रयोग करते हैं, तो अंक गणित का जो प्रयोग करेंगे अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर अपने दैनिक जीवन में करेंगे। इतना याद रखिएगा। अगर वहीं पे 12वें पर टॉपिक की बात किया जाए तो 12वां टॉपिक करा है कि गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो अंक गणित है। ये प्रश्न आपकी कई बार पूछा है कि गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो गणित है। अगर 13वें टॉपिक से पे बात करें तो 13 का जो टॉपिक हमारा ये करा है कि रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जो रेखा गणित है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि जो है यहाँ पे विश्लेषण विधि है। क्योंकि आप बांट कर ही इसके अंकों को आगे करेंगे। कोई भी अंक हो उसे बिना बांटे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विश्लेषण विधि के द्वारा आप रेखा गणित का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें 14वें प्रश्न पे टॉपिक्स पे, तो यहाँ पे करा कि गणित सार संग्रह का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो यहाँ पे महावीराचार्य जी हैं। श्री महावीराचार्य जी इन्होंने गणित सार संग्रह की यहाँ पे रचना की थी। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें टॉपिक्स पे। 15 का टॉपिक देखिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ से प्रश्न आपके 2 बार पूछे जा चुके हैं। ये करा कि लीलावती की रचना किसने की थी? तो ये जो थी यहाँ पे जिसने किया था तो आर्यभट्ट ने किया था। यहाँ पे भास्कराचार्य ने किया था, भास्कराचार्य ने किया था। जो ये लीलावती की जो रचना है ये भास्कराचार्य ने किया था। और वहीं पे अगर हम बात करें 16वें टॉपिक की, तो 16वां जो टॉपिक है यहाँ पे, 16वां टॉपिक से प्रारंभिक, याद रखिएगा प्रारंभिक यहाँ पे है, प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो खेल विधि है। इतना याद रखिएगा। अगर प्राथमिक कक्षाओं की अगर आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर और प्रारंभिक दिया है, अगर प्रारंभिक लगा दिया है तो 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को मानिएगा। और इसके लिए सबसे उपयुक्त जो गणित की विधि है वो कौन सी विधि है? ये खेल विधि है। अगर यहाँ पे कह सकते हैं खेल मनोरंजन विधि है। अगर 17वें टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? तो ये जो होता है बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के, वांछित परिवर्तन के द्वारा है अधिगम का। तो यहाँ पे कह रहा है अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य है ये बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, यानी बालक किस प्रकार से सीख रहा है, एक क्रमबद्ध आगे बढ़ रहा है, इससे संबंधित है। वहीं पे अगर हम बात करें 18वें प्रश्न पे, अगर हम 18वें प्रश्न पे बात करें तो ये हमारा कह रहा है कि कौन सी विधि हाल के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु है? ये कम से कम 6 बार प्रश्न पूछा है। इतना याद रखिएगा। हाल के बजाय यानी हाल एक कमरे के बजाय ये शिक्षण, यहाँ पे बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। तो यहाँ पे करा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में केवल क्या होता है? शिक्षक ही क्या करता है? यहाँ पे मार्गदर्शक का कार्य करता है और उसी के लिए ये प्रश्न टॉपिक्स है आपके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो कि बहुत ही यहाँ पे आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। यहाँ पे करा गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो हेनरी कार्लवेग कुक ने किया था। गणित यहाँ पे शिक्षण के लिए खेल विधि का जो यहाँ पे उपयोग जो है सबसे यहाँ पे अच्छा किसने किया था? तो हेनरी कार्लवेग कुक ने किया था। अगर वहीं पे अगर हम 20वें टॉपिक की अगर बात करें तो 20वां टॉपिक हमारा कह रहा है गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे श्रीधर के द्वारा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये कह रहा है कि श्रीधर के द्वारा दिया गया था। और किसके लिए किया गया था? ये हासिल लेने, यानी कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ अंक है, मान लीजिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर 6 में से 7 जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 1 हासिल लेगा तो 10 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 होगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी यही कह रहा है कि जो हासिल लेने की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो प्रक्रिया दी गई थी आपके श्रीधर के द्वारा दी गई थी। अगर वहीं पे आपके टॉपिक्स बनता है नेक्स्ट टॉपिक्स अगर बनता है आपका है कि यहाँ पे किस्मा की सूत्र की रचना किस लिए सर्वोत्तम विधि है? यहाँ पे कह रहा है कि सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आगमन विधि, यानी किसी चीज़ को दिखाकर उसके द्वारा करना। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसी ना किसी चीज़ का एक सूत्र है। इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये जो होता है आप इसको दिखाएंगे बालक को, इसके बाद क्या करेगा वो देखकर उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। अगर वहीं पे 22वें टॉपिक्स पे बात करें तो ये करा कि गणित के अध्ययन के लिए एक बच्चे में किस गुण का विकास होना सबसे आवश्यक है, यानी जो बालक है उसमें क्या होना चाहिए कि वो गणित अच्छे तरीके से सीख सके। तो इसके लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, तार्किक सोच होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए विश्वास। तार्किक सोच की मतलब होता है वो तर्क करने वाला हो कि किस प्रकार से कैसे कैसे लग सकता है। अगर प्रश्न बड़े हों तो विश्लेषण करके वो क्या कर सकता है, प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। इस तरीके का गुण उसमें होना चाहिए, ऐसे बालक होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक से अगर हमारे यहाँ पे बात करें जो कि अब लास्ट ही चल रहा है, तो ये करा है हमारा यहाँ पे कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाइन करा कि जीवन की किस विधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो ये देखिए आर्थिक गणित की गतिविधि के द्वारा होता है, यानी लेन देन में आपका सबसे अधिक होता है आर्थिक गतिविधि में। अगर वहीं पर हमारा बात करा 24वां करा है कि 10 गीतिका यहाँ पे गणित ग्रंथ की लेखक कौन है। तो ये कौन है, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट है, इतना याद रखिएगा। अगर कह रहा है कि जीवन की किस विधि यहाँ पे किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है तो आर्थिक में होती है। 10 गीतिका यहाँ पे गणित ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आर्यभट्ट है। अगर वहीं पे 25वां टॉपिक्स कह रहा है कि करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो याद रखिएगा ये NCERT के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। तो ये थे आपके टॉपिक्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर क्लास आज की बेहतर लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और यहाँ पे PDF प्राप्त करने के लिए, आज की क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार यस करके लिखिएगा कि आज की क्लास बेहतर लगी है, यस करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में यस करके भेजिएगा। आप सभी लोगों को PDF मिल जाएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए पर्सनली PDF आप लोगों को चाहिए तो इस पर मैसेज कर दिएगा 8299 52 49, ठीक। इस पर आप लोग क्या करिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।